नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN24। मैं मुकेश शर्मा। इस समय हम संस्कारम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। रंगों की दुनिया में रंग भरने वाले ये कलाकार अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा जो है अपनी पेंटिंग के माध्यम से ये दे रहे हैं दुनिया को, और दुनिया जो है इनकी कला की कायल है। तो हमारे साथ मदन जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, और इधर राम प्रकाश जी हैं, और ये हमारे साथ संजय कुमार जी, और ये विशाल भटनागर जी। तो आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आप दुनिया के जो है कई देशों का दौरा कर चुके हैं। हिंदुस्तान और अन्य देशों में कला को लेके कितना अंतर आपको दिखाई दिया, और किस तरह से आपकी कला को जो है वो दूसरी दुनिया के लोग जो हैं, दूसरे देशों के लोग जो हैं वो देखते हैं? जी मदन जी। तो शुक्रिया, सबसे पहले मैं चैनल का भी शुक्रिया अदा करूँगा। तो बेसिकली जब हम ट्रैवल करते हैं, कला के अलग अलग देशों में ट्रैवल करते हैं, तो सबसे अच्छी बात तो हमारी एक कल्चर की जो एक्सचेंज है, कल्चरल एक्सचेंज, जो डायलॉग है वो उनसे रहता है। एक कल्चर की एक्सचेंज होती है, और एक दूसरे के कल्चर के साथ साथ हमें अपनी इस कला के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वो सीखना क्या है कि हमारी रंगों की भाषा एक है। तो अगर मैं बोस्निया में हूँ या टर्की में हूँ, अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी आती, जिसको हम एक कॉमन लैंग्वेज वो मानते हैं, वो नहीं भी आती, लेकिन हम रंगों के अपनी इस विजुअल लैंग्वेज इसके माध्यम से हम एक दूसरे से बड़े इजीली इंटरेक्ट करते हैं, कर सकते हैं। और उसमें हम जब ये नहीं है कि टर्की में मैं जाता हूँ तो टर्की के आर्टिस्ट होते हैं, वहाँ पे जर्मनी के भी आर्टिस्ट हैं, मैसेडोनिया से आर्टिस्ट हैं, कोसोवो अल्बानिया के आर्टिस्ट हैं, उसके बाद अज़रबैजान के आर्टिस्ट हैं, हिंदुस्तान के आर्टिस्ट हैं, इजिप्ट के आर्टिस्ट हैं। तो वहाँ हर कंट्री का एक एक आर्टिस्ट वो इनवाइट करते हैं आर्ट कैंप्स में। तो हर आर्टिस्ट की एक अपना एक कल्चर है, वो अपनी कल्चरल जो टेंडेंसी है, क्योंकि हम देखें हम अपनी कल्चरल रूट्स के साथ जुड़े हैं। तो जो मेरे रंग हैं, जैसे हम कहें मेरे हिंदुस्तान में हमारी को वाइब्रेंसी है, हमारी कलर पैलेट एक बहुत वाइब्रेंट है, बड़ी हम कहें जिसको कहें जिसमें हमारी जो ये वेशभूषा भी, हमारे सारे रंग रूप भी, तो वो भी सारे हमारे कैनवस के ऊपर हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं। और जैसे मैं काम करता हूँ, मेरा एक अपना स्टाइल है, क्योंकि मेरी अपनी रूट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो लगता है उस रूट्स में कि आई एम द इंडियन आर्टिस्ट जो यहाँ पे इनवाइट किया है। तो जो यूरोपियन आर्टिस्ट है उनकी जो पैलेट है वो ग्रे कलर की रहेगी, थोड़े से डार्क कलर रहेंगे रिच, लेकिन हमारी जो है बहुत रिचनेस रहती है, रंगों में रिचनेस रहती है, कंटेंट में रिचनेस रहती है, सिंबल्स हैं वो हमारे अपने सिंबल्स हैं। तो इस तरीके से हमारी अलग उनके साथ एक डायलॉग है वो तो रहता ही रहता है। एक साथ में उनके साथ बहुत हमारी सांस जो है, जो एक हमारी एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छी, वो गहरी होती है हमेशा, और उसके साथ साथ हम काम भी करते हैं और एक दूसरे के कल्चर को भी जानते हैं। शुक्रिया। पता है कि एक महिला ने जो है पेंटिंग देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जी। तो भावना जो है मन की जुड़ी होती है। जी। लोग कला को समझते हैं, जी, कुछ लोग कला को नहीं समझते और उस कला का जो है अनादर भी करते हैं। तो देश और विदेश में आप घूमे हैं, तो कहाँ आपने कितना अंतर दिखाई दिया, और भावनाएं जो हैं इंडिया में ज़्यादा जुड़ी हैं या फिर विदेशों में ज़्यादा जुड़ी हैं? नमस्कार। पहले तो सबसे बड़े आप लोगों का धन्यवाद कि आप बहुत ही अच्छा सवाल पूछ करके, और ये दुनिया को थोड़ा सा इससे अवेयरनेस भी आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में आर्ट बेतहाशा बेपनाह है, और आज से नहीं है। अगर हम 10,000 साल पहले से भी देखें, वहाँ पे भी है। और ये भी नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं है, विदेशों में भी ये है, वहाँ पे भी केव्स हैं, केव पेंटिंग सब कुछ है वहाँ पे भी। हमारी सेंसिटिविटी बहुत रिच रही है, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि हम हिंदुस्तान जैसी जगह से बिलोंग करते हैं, बट सेंसिटिविटी वहाँ पे भी कम नहीं है। वेरी राइटली ये बिल्कुल सही बताया कि भाई जो हर भाषा होती है
हिंदी है, पंजाबी है, अंग्रेजी है, रशियन है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बट विजुअल लैंग्वेज एक ही यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप जो भी उसमें कहीं दिखेगा ना, वो उसको अपनी लैंग्वेज में अपने आप ढाल लेता है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये किसी लेखक की एक पुस्तक थी, वो हिंदी में लिखी गई थी, शायरी की थी। किसी ने उससे इंस्पायर होकर रशियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया, और रशियन लैंग्वेज वालों ने जिन्होंने ट्रांसफ़र किया मुझे आप इसको विजुअल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दो, सिंपल स्केच नहीं बना के देने। तो हमने उसको पढ़ा और उसकी एसेंस को जान करके उनको बना के दिए। तो वो एक तीसरी लैंग्वेज होगी जो कि किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कंट्री की लैंग्वेज में उसको पढ़ करके उस कविता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जहाँ तक सेंसिटिविटी का ख्याल है, तो कुछ हद तक कुछ एक एरिया में, हर एक एरिया में नहीं है। हमें थोड़ा सा और अपनी पुरानी जो हेरिटेज है या जो कंटेम्प्रेरी जो चीज़ भी है, इसको सहेज कर रखने में थोड़ा सा और प्रयास करने की ज़रूरत है। और जो हम देखते हैं, जो आप बात करें महिला के आंसू आ गए, तो उसमें सब्जेक्ट ही ऐसा था कि मैंने एक जो काम किया था वो हमारी जो अपनी पारंपरिक कला है उसको लेकर के वो पेंटिंग बनाई थी। तो उन्होंने पूछा ये कहाँ है, मैं कहा जी जिससे इंस्पायर हुआ था ये रही नहीं। तो उनको थोड़ा सा फील हुआ, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं उसके थ्रू, या उसका भाव ये था कि हमें ये सब चीज़ें सहेज के रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा विकसित नहीं हो सकती, दोबारा इनको रिकन्स्ट्रक्ट या रीबिल्ड नहीं किया जा सकता जितना मर्जी जोर लगा लो। तो उसका कारण सिर्फ ये था। तो थोड़े से हमारे से ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं। अब अपने देश में भी बड़ी सारी अवेयरनेस आने लगी। अदरवाइज़ अगर हम जाकर के और थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन देखें, तो उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जितनी रिसर्च हमारे देश के आर्ट के ऊपर, हमारे देश की क्राफ्ट के ऊपर, हमारे देश की संस्कृति के ऊपर वो लोग जल्दी से कर लेते हैं, हम थोड़ा सा वक्त लगा देते हैं। तो वो थोड़ा सा वक्त कम लगना चाहिए मेरे हिसाब से। ये ना हो कि अभी भी अवेयरनेस आ जाए तो जो बचा हुआ कम से कम उसको सहेज कर रख पा सकें, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं सारी इससे आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस चीज़ों से जुड़े हैं, थोड़े से भी सेंसिटिव हैं, हमेशा गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए, खुद भी एफर्ट करें भी हम इसमें से क्या कर सकते हैं। तो उसको कर लेंगे तो थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ कि और ज़्यादा हम उसको रिच बना पाएंगे, इस रिच हेरिटेज को रख पाएंगे। थैंक यू। दुनिया के अंदर काफ़ी मकबरे भी हैं और पुराने महल भी हैं, हर तरह की कला उसके अंदर प्रदर्शित की गई है। तो वो पूरी तरह से आज कुछ संजो के रखें, लेकिन जो चीज़ संजो के रख के जानी चाहिए उतना प्रयास सरकार की तरफ से भी नहीं और आम जन की तरफ से। तो आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे पहले अपने अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मुझे दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला। स्वीडन है, इटली है, बेल्जियम, बर्लिन, मेक्सिको, चाइना और बहुत सारे कंट्रीज। तो वहाँ जब भी मैं गया हूँ तो वहाँ जाकर मैंने अपना इंडियन जो मटेरियल है आर्ट का, कलर है, बाइंडर्स हैं, वो इंडिया में किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, उनकी क्या ख़ास बात है, और उनकी प्योरिटी को लेके मैंने वहाँ जाके उन कंट्रीज में डेमो किए हैं। तो उन डेमोज के बाद उनको ये समझ में आया है कि इंडियन जो कल्चर है उसकी जो आज भी एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पार्ट पे क्या कमी है कि हम कंटेम्प्रेरी मटेरियल की तरफ चले गए, क्योंकि वो रेडीमेड मिलता है, इजी अवेलेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल मटेरियल की तरफ जाते हैं, ओरिजिनल कलर की तरफ जाते हैं, तो उनको प्रिपेयर करने का तरीका पारंपरिक है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। तो हमें अब आने वाली जनरेशन को इसके प्रति सेंसिटिव करने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है। और ये जो सब्जेक्ट है मेथड एंड मटेरियल का, सभी आर्ट कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन उस मेथड एंड मटेरियल के सिलेबस के अंदर इंडियन कलर्स, इंडियन मीडियम्स, इंडियन प्रोसेस क्या है वो बच्चों को बताना बड़ा आवश्यक है। अभी मेरा एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट है गम को लेकर। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के बाइंडर्स के रूप में गम को यूज किया जाता है। तो रिसेंटली मैंने जो बेल, आजकल फ्रूट होता है बेलगिरी जिसको हम बोलते हैं, तो बेलगिरी के अंदर एक पर्टिकुलर गोंद होता है, उसको बेलगिरी से ड्राइव करके कलर्स में पेंटिंग्स के लिए इस्तेमाल करके देखा, उसके रिजल्ट बड़े डिफरेंट लिए मैंने। उसी तरह उस गम को लेकर मैंने लिथोग्राफी में बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनके बड़े डिफरेंट और यूनिक रिजल्ट आए हैं जो ड्यूरेबल हैं, इफेक्टिव हैं और हर तरह से ह्यूमन के लिए भी फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है। तो मेरे जो इस तरह के जो नई रिसर्च मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर बाहर के देशों में भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो अलग अलग कंट्री में उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
तो जब वो वहाँ काम कर रहे हैं पर हम यहाँ अपने ही लोगों को उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं कर पा रहे, तो ये एक हमारी मजबूरी भी है, समस्या भी है। और उस समस्या का एक ही, अगर हम बात करते हैं कला के संरक्षण की और कला के प्रति जागरूक करने की, तो कला के प्रति जागरूकता और संरक्षण करने का जो प्रोसेस है वो दोनों ही राजआश्रित होते हैं। जब तक हमारे देश की सरकारें इन माध्यमों की अभिव्यक्ति के प्रति सेंसिटिव नहीं होंगी, अवेयर नहीं होंगी और अवेयरनेस के लिए एफर्ट नहीं करेंगी, तब तक ये कर पाना लगभग मुश्किल है। जी क्या होगा जी, तो कितना अंतर हमारे इंडिया में और विदेशों में है, और सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या आती हैं यहाँ से? आपका धन्यवाद। डेफिनेटली बहुत सारे देशों में, विदेशों में और शहरों में घूमने का मौका मिला। तो जो आप जो बात कर रहे हैं कि क्या डिफरेंसेस क्या, तो कला के तौर पे जब हम विज़िट करते हैं कि कला एज ए आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट, और कला से संबंधित लोगों से मिलना होता था, तो वो जैसे कि मदन जी ने भी कहा कि वहाँ पे हमारी एक, जिसको कहते हैं ना, एक सांझ होती है, एक लैंग्वेज की सांझ होती है। तो आर्टिस्ट चाहे हमारे साथ दूसरी लैंग्वेज है जो बात करने के लिए, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, उसमें बात नहीं कर पाते। जैसे हमें जैपनीज़ नहीं आती, जैपनीज़ आर्टिस्ट होते हैं, है ना, इटालियन और फ्रेंच आर्टिस्ट होते हैं, वो भी इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। पॉलिश आर्टिस्ट होते हैं, वो नहीं इतना कम्युनिकेट कर पाते। लेकिन कलाकार के तौर पे जो हमारा जो सांझ होती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है, जिससे हम एक दूसरे को एनरिच कर पाते हैं। वो मैं समझता हूँ वो ही एक फूड फॉर सोल है आर्टिस्ट के लिए, कि वो ना केवल विदेशों में, अपने देश में भी जब हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, अपने देश को, अपने शहरों को समझने की और उनसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इवन यहाँ पे भी जैसे हम केरल वगैरह में जाते हैं तो हमें नहीं आती लैंग्वेज, लेकिन जो कलाकार के तौर पे जो सम्मान और जो सांझ जो बनती है वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। उसमें किसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। तो कला जो है, कला में कितना अंतर है? कला जो कि यहाँ की पेंटिंग और वहाँ की पेंटिंग में कितना अंतर मिलता है आप लोगों को? किस तरह की पेंटिंग जो आपकी ज़्यादा प्रभावित करती हैं और उनकी कौन सी प्रभावित? कलाकार मैं कहता हूँ कि वो मेंटली सारे, मतलब मेंटल लेवल पर जिसको कहते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, बट ये है कि सबकी अपब्रिंगिंग, समाज, वातावरण, समय, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कला के ऊपर। किसी भी माध्यम में आर्टिस्ट काम करता हो तो उसका मेरे विचार से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि हम कहाँ, किस तरह के टेम्परेचर में, किस तरह के वेदर में हम लोग रहते हैं, है ना, वो किस तरह की अपब्रिंगिंग है, कौन विलेज बैकग्राउंड से है, कौन अर्बन बैकग्राउंड से है ना। इन सब चीज़ों का हमारे कला के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम जो है अपने आम जीवन से ही चीज़ों को कलेक्ट करते हैं ना, एज ए विजुअल लैंग्वेज हम अपनी डेवलप करते हैं। तो जो विजुअल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो कहीं कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है कि इस तरह का ही हम प्रतीक होंगे, ऐसे सिंबल होंगे। वो हर कलाकार अपने जीवन के हिसाब से कहाँ रहता है, कैसी वो अपब्रिंगिंग से आया है, कैसे बैकग्राउंड से आया है, वो सब चीज़ों से ही जुड़ के वो अपनी एक खुद की लैंग्वेज तैयार करता है। हमने भी अपने, जैसे हमारा बैकग्राउंड था, तो वो छोटी छोटी चीज़ों का एक समावेश होता है जो हमारी कला में दिखता है, और वही अलग अलग सबको अलग अलग करता है। और उसी का जो है मज़ा है कि हम सब जगह कहीं ना कहीं किसी लेवल पर एक सुर में होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें बहुत वैरायटी होती है। जी, सुर की भी वैरायटी हैं। हाँ बिल्कुल, सुर सेम ही चीज़। आप जुड़े रहिए JBN 24 के साथ। हमने आपके को अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों से आज मिलवाया है और इन्होंने जो है देश और विदेश के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। आगे भी हम इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।